हमने अभी तक पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन में क्या फर्क होता है। डिसोल्यूशन में सारे के सारे पार्टनर्स फॉर्म को बंद कर देते हैं, ठीक है, लेकिन इंसॉल्व मतलब जो हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन है वो एटलीस्ट एक पार्टनर तो कंटिन्यू करेगा। मतलब मान लीजिए कि 4 पार्टनर है तो उसमें से 3 भले ही चले गए, कम से कम एक तो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो बस इसी के हम पॉइंट पढ़ रहे थे और हमने एक्सपल्शन तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इंसॉल्वेंसी पे आ रहे हैं। इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब है? दिवालिया निकल जाना, ऐसा हमने वर्ड सुना होगा ना। तो यहां पे हमारा कीवर्ड है एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। ये बहुत जरूरी है, मतलब आपको कोर्ट ने एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया होना चाहिए। चैट पे कोई हाँ नहीं लिख रहा है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही ना? ठीक है, तो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप पार्टनर होना कब सीज करोगे, मतलब कब से आपको पार्टनर नहीं बोला जाएगा? जब कोर्ट का ऑर्डर आता है। तो यहां 2 बातें हमको याद रखनी, पहला तो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट और दूसरा जब ऑर्डर आ जाएगा, जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा उस दिन आप पार्टनर होना सीज कर जाओगे। डिसोल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता कि फर्म डिसॉल्व हुई है या नहीं हुई है। क्लियर? बस इतना ही हम बोलना चाह रहे हैं। तो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट मेरे साथ साथ बोलेंगे। सबसे पहले एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट होना जरूरी है। डेट ऑफ ऑर्डर पे ही पार्टनर होना वो क्या कर देगा? सीज कर देगा। डिसोल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा है कि व्हेन अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ पार्टनर, पार्टनर्स के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई अग्रीमेंट नहीं होता है तो एक पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी से भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर अग्रीमेंट है पार्टनर के बीच में, अगर अग्रीमेंट है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी इंसॉल्वेंसी से, और ना ही उसकी एस्टेट लायबल हो जाएगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब वो पार्टनरशिप छोड़ के जा चुका है, अभी तक फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, तो उसकी एस्टेट पे सवाल नहीं आता। तो यहां कीवर्ड क्या होगा? नॉट डिसॉल्व, ठीक है। इंसॉल्वेंसी से फर्म डिसॉल्व नहीं होगी अगर अग्रीमेंट में लिखा है तो, और पार्टनर की एस्टेट भी लायबल नहीं होगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है कि फर्म लायबल नहीं होगी, कब नहीं होगी? व्हेन और एनी एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर डन आफ्टर द डेट ऑफ ऑर्डर। मतलब एक बार वो एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया ना, उसके बाद उसने कुछ भी किया, उसके हाथ से वो बाइंड करने वाला पावर चला जाता है। मतलब अब उसके एक्ट से फर्म बाइंड नहीं होगी। तो इसको याद क्या है, क्या क्या कीवर्ड है? सबसे पहले एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट, डेट ऑफ ऑर्डर में ही वो पार्टनर होना सीज कर जाएगा, डिसोल्यूशन से फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद फर्म डिसॉल्व नहीं होगी अगर अग्रीमेंट में लिखा है, भले ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, और पार्टनर की एस्टेट लायबल नहीं होगी। और एडजुडिकेशन का ऑर्डर आने के बाद कोई भी अगर पार्टनर एक्ट करता है वो फर्म को बाइंड नहीं करेगा, ठीक है, खत्म। अब डेथ की बात कर लेते हैं कि डेथ से कैसे हो सकता है। जनरली अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है कि अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है पार्टनर्स के बीच में तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि इंसॉल्वेंसी, डेथ, इन सबके केस में अगर अग्रीमेंट नहीं लिखा है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। तो इंसॉल्वेंसी में भी अगर अग्रीमेंट बना है तो डिसॉल्व नहीं होगी, और डेथ में भी अगर अग्रीमेंट बना है तो फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। उसकी एस्टेट जो है वो डिसीज पार्टनर की एस्टेट लायबल हो जाएगी उन सारे काम के लिए जो ड्यूरिंग द टेन्योर किए गए हैं। मतलब जब वो पार्टनरशिप में था, जब जो भी काम किए गए, जो भी अग्रीमेंट हम एंटर करें, उन सारे एक्ट के लिए एस्टेट लायबल हो जाएगी, ठीक है। और उसकी एस्टेट लायबल नहीं होगी आफ्टर हिज डेथ। ऑब्वियस सी बात है, उसके मरने के बाद अगर कोई काम हुआ है तो उसकी एस्टेट लायबल नहीं होगी। और हमने ये भी पढ़ रखा है कि डेथ के केस में पब्लिक नोटिस नहीं लगता, ठीक है। जिसको भी समझ आ रहा है यस लिखो, किसी का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। डेथ वाला मामला क्लियर हो गया। यहां कीवर्ड क्या हुए? जनरली डिसॉल्व्ड। उसके बाद एस्टेट लायबल हो जाएगी वो सारे एक्ट के लिए जो ड्यूरिंग द टेन्योर किए गए, मेरे साथ साथ बोलेंगे, वो सारे एक्ट के लिए जो ड्यूरिंग द टेन्योर किए गए, बट आफ्टर द डेथ अगर कोई भी काम होता है तो उसके लिए फर्म लायबल नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट पे अपन स्टार लगाएंगे क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर एक पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है, इंटरेस्ट कैसे ट्रांसफर करेगा? कि उसे प्रॉफिट मिल रहा था या फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा था, उसको क्या किया?
ट्रांसफर कर दिया किसी और स्ट्रेंजर को या फिर उसके रिश्तेदार को, किसी को भी, तो हम क्या करते हैं, उसने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया। तो यहां पर एक कीवर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक बार उसने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया तो फर्म के पास एक सफिशिएंट ग्राउंड हो जाता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाए, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ही माना जाता है उसको। अब यहां पर मोड ऑफ ट्रांसफर कैसे होगा, देखो, या तो एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दे या मॉर्टगेज कर दे, ठीक है। तो आपको सिर्फ एब्सोल्यूट ट्रांसफर और मॉर्टगेज याद करना है, ठीक है। मॉर्टगेज मतलब क्या है कि अपना इंटरेस्ट उसने किसी को गिरवी रख दिया, या फिर एब्सोल्यूट ट्रांसफर ही कर दिया किसी को, तो इसको अपन याद करेंगे एटीएम से, ठीक है। एब्सोल्यूट ट्रांसफर का एटी और मॉर्टगेज का एम, कि मतलब हमने ट्रांसफर कर दिया, तू एटीएम से पैसे निकाल लेना, ऐसे करके अपन याद रख लेंगे एटीएम। उसके बाद ट्रांसफरी नॉट इंटाइटल टू, मतलब ट्रांसफरी को क्या क्या नहीं मिलेगा। सबसे पहले तो भाई वो बिजनेस में आप कंडक्ट में कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकते, अकाउंट्स नहीं मंगवा सकते और बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। जैसे माइनर के पास राइट थे, हमने इसको राइट नहीं दिए, माइनर के पास राइट था कि वो क्या कर सकता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर सकता था, इंस्पेक्ट कर सकता था। कंडक्ट में तो वो भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था, ये भी नहीं करेगा, लेकिन इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं मिलेगी। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि ट्रांसफरी को हम कैब नहीं बुक करके देंगे, CAB, सी से आया कंडक्ट, ए से अकाउंट्स और बी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद हो गया, चलो। अब ट्रांसफरी के राइट क्या क्या होंगे, कि हमने ट्रांसफर तो कर दिया लेकिन राइट्स बताओ। तो देखो, ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब मैंने, मान लो मैं आपका पार्टनर हूं, मैंने अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर दिया, तो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस उसके क्या क्या राइट होंगे, भाई प्रॉफिट में हिस्सा ले ले, और जो भी चुपचाप मान लेना, जो भी हम तुझे अकाउंट्स दे, मतलब जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखाएंगे चुपचाप मानना पड़ेगा, तो हमसे झिक नहीं कर सकता। तो प्रॉफिट ऑफ ट्रांसफरिंग पार्टनर, और साथ ही साथ बाउंड टू एक्सेप्ट द अकाउंट्स, इतना याद रखना है। फिर जब डिसॉल्व हो जाएगी फर्म, तो किस किस के लिए इंटाइटल्ड होगा, असेट के लिए जो ट्रांसफरिंग पार्टनर के थे, ठीक है। फिर अकाउंट्स मंगवा सकता है, काम की बात यह है कि वो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस अकाउंट्स नहीं मंगवा सकता, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे मंगा सकता है। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, माइनर और इसमें अगर अपन डिफरेंस करें तो क्या है, माइनर अकाउंट्स मंगवा सकता है, ड्यूरिंग टेन्योर भी मंगा सकता है ना, लेकिन कंडक्ट में वही पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये ना तो कंडक्ट में पार्टिसिपेट करेगा ना अकाउंट्स मिलेंगे, लेकिन डिसोल्यूशन में इसको अकाउंट्स मिल सकते हैं। खत्म, याद हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर आफ्टर चेंज इन दी फर्म का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब दो पार्टनर अलग हो गए, एक पार्टनर नया आ गया, डिसॉल्व, मतलब एक पार्टनर की डेथ हो गई, इसको हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर कुछ चेंज हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो यहां क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो फिर अलग है, अगर कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ तो ये सारी चीजें होंगी। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ठीक, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले यहां पे लिखा है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म बाय इनकमिंग और आउटगोइंग पार्टनर, मतलब अगर कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमने कुछ नहीं कहा ना तो पहले जैसा ही रहेगा। मतलब अगर हमने कुछ नहीं बोला, एक पार्टनर आया गया, तो मान लो PSR पहले इक्वल था तो अभी भी इक्वल मान लेना, राइट्स एंड ड्यूटीज पहले जो थी, इंटरेस्ट जो था वो पहले मान लेना, तो बिफोर रिमेनिंग द सेम ही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फिक्स टर्म, हमने क्या पढ़े थे, दो टाइप से हो सकते थे ना, एक फिक्स टर्म खत्म हो गई या फिर एक पर्टिकुलर वेंचर खत्म हो गया। तो तीनों ही केस में सिर्फ इतना लिखा है कि भाई या तो फिक्स टर्म एक्सपायर हो जाए, या पर्टिकुलर वेंचर खत्म हो जाए, या कोई आए जाए। अगर कुछ नहीं बोला ना तो सेम ही रहेगा, बात खत्म। तो इसको बस इतना याद रखना है कि सेम रहेगा भाई, ठीक है। उसके बाद रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल है भाई। क्या होता है ना, कंटिन्यूइंग गारंटी का क्या मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अपन किसका एग्जांपल ले, अभय का एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि इसने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसको मान लो मार्केट में इसकी कोई इज्जत नहीं है, तो इसको कोई उधार माल ही नहीं दे रहा है, तो मान लो मैंने इसकी गारंटी दे दी, और मैंने क्या बोला कि भाई कोई बात नहीं, अगर ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो मान लो ये मोबाइल बेचता है, तो हफ्ते क्या हो सकता है कि 400-500 मोबाइल ये खरीद रहा है किसी से, तो मैंने इसकी कंटिन्यूइंग गारंटी दे दी कि चल यार 1 महीने तक जितने मोबाइल खरीदेगा उसकी गारंटी मैं देता हूं। तो इसका क्या मतलब है कि हमने कंटिन्यूइंग गारंटी या तो हमने दे रखी है, या फिर मान लो मेरी इज्जत खराब है, मैं कोई मोबाइल नहीं दे रहा है, तो मैंने अभय की मान लो बहुत इज्जत है, तो मैंने इसने मेरे बिहाफ पे गारंटी दे दी, मतलब फर्म ने किसी के बिहाफ पे गारंटी दी या फर्म के बिहाफ पे किसी ने गारंटी दी, वो अगर रिवोक करते हैं तो उसको भी हम चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ही मानेंगे। एक मिनट मेरा ये लैपटॉप थोड़ा सा माउस नहीं चल रहा है, एक मिनट ना, आप चलने लग गया। हाँ, तो क्या बोल रहे थे, ये हो गया कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होता है तो क्या
हम उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन मान लेंगे। ठीक है, आ गया समझ में? अब डिसोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये चैट में इतने कोई ढीले ढीले क्यों रिप्लाई दो सब? ठीक है, यहां नहीं देना है क्लास में किसी को। ठीक है, चलो, डिसोल्यूशन का क्या मतलब है? पुटिंग एन एंड, मतलब खत्म कर रहे, रिश्ता ही खत्म कर रहे हैं, बात ही खत्म हो गई। मतलब हम कोई आ जा नहीं रहा है, सारे के सारे डिसॉल्व ही कर रहे हैं। मतलब पुटिंग एन एंड टू अ लीगल रिलेशनशिप, मेरे साथ बोलेंगे, पुटिंग एन एंड टू अ लीगल रिलेशनशिप, भाई खत्म ही कर रहे हैं, बात ही खत्म। ठीक है, तो डिसोल्यूशन एक तो फर्म का होता है, एक पार्टनरशिप का होता है। अब एक बात बोलूं, फर्म का डिसोल्यूशन मतलब एक्चुअल डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन। कोई जाता है, कोई आता है, लेकिन एक कंटिन्यू करता है, यही अपने को बोलना है। कोई आएगा जाएगा, लेकिन कम से कम एक तो कंटिन्यू करेगा। तो देखो, डिसोल्यूशन फर्म में क्या होता है भाई, सारे के सारे पार्टनर रूठ जाते हैं इसमें, सारे के सारे पार्टनर। ठीक है, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है? सीवरेंस होता है। क्या होता है? सीवरेंस। ठीक है, सीवरेंस का मतलब क्या होता है? एक मिनट यार, क्या दिक्कत है इसको, एक मिनट ना। क्या पढ़ रहे थे अपन? सीवरेंस। सीवरेंस का मतलब है अलग करना, सेपरेट करना। तो सीवरेंस ऑफ अ रिलेशनशिप और चेंज इन द रिलेशंस, मतलब या तो 4 पार्टनर थे तो 3 रह गए, या फिर 4 थे तो 5 हो गए। मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप का सीवरेंस हो रहा है और रिलेशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ऑल पार्टनर्स गो आउट, यहां पे सारे पार्टनर बाहर चले जाते हैं, जैसे ये गया। लेकिन जो अदर पार्टनर जो है वो रिमेनिंग इन दी फर्म रहते हैं। मतलब क्या है, हमने क्या बोला था कि अदर पार्टनर तो रहेंगे या कोई नया पार्टनर आएगा, लेकिन यहां पर क्या है, सारे के सारे पार्टनर ही क्या हो जाते हैं? नाराज फूफा बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है हमारा बिजनेस, लेकिन यहां पर हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यहां पे क्या है, फर्म नेसेसरीली क्या डिसोल्यूशन, मतलब पार्टनर, यहां पे क्या है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इंक्लूड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन यहां पर नेसेसरीली नहीं है कि फर्म बंद हो जाए। मतलब ये बच्चों वाले पॉइंट थे, मतलब इसको अपने को याद भी नहीं करना, सिंपल एक बार अगर अपन लॉजिकली भी देखें तो क्या है, सारे पार्टनर खत्म कर देंगे, यहां पे सीवरेंस ऑफ रिलेशनशिप होगी, रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। ठीक है, सारे पार्टनर चले जाएंगे, लेकिन यहां पे क्या है, रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। ये कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी और यहां पर रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू करेंगे। और यहां पर नेसेसरीली इन्वॉल्व्स, मतलब इसमें इंक्लूड होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन यहां पर इंक्लूड नहीं होता है। लाइफ चल रहा है सच में भी? एक बार लाइफ देखो तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना? चलो, इसके बाद क्या है, देर इज नो रिलेशन आफ्टर द डिसोल्यूशन, मतलब एक बार हम अलग हो गए तो एक दूसरे की शक्ल कभी नहीं देखेंगे। लेकिन यहां पर तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है ना, मतलब यहां पर पूरा रिश्ता खत्म नहीं हो रहा। खत्म, ये हो गया, ये अपने चार्ट बनाया हुआ था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, अब यहां पर डिसोल्यूशन बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब यहां पर क्या है, कोर्ट ने ही क्या किया, मना कर दिया कि भाई, कोर्ट ने ही बोला कि आप चलते बनो। कैसे? देखो, चलो, द कोर्ट में, मतलब कोर्ट किन किन केसेस में क्या करेगा, आपकी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देगा। देखो, अगर पार्टनर पागल हो गया, ठीक है, पार्टनर इंसॉल्वेंट, सॉरी इनसेन हो गया, इनसेन मतलब अनसाउंड माइंड का हो गया। ठीक है, इसके बाद परमानेंट इनकेपेसिटी हो गई, मान लो भाई परमानेंटली डिसेबल्ड हो गया हो, ठीक है, इनकेपेबल हो गया हो, तो सिर्फ एक कीवर्ड पे फोकस करो, अपने को कॉन्सेप्ट पूरा आता है। देखो, अनसाउंड माइंड, ठीक है, इंसेनिटी, फिर इनकेपेबल, इनकेपेसिटी में क्या आया, परमानेंटली इनकेपेबल। फिर मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनरशिप, मतलब क्या है कि पार्टनर्स ने क्या किया, फ्रॉड किया भाई, बुरे काम किए, है ना, ऐसा कुछ कंडक्ट किया जो प्री जुडिशियल है फर्म के इंटरेस्ट पे। प्री जुडिशियल मतलब क्या है कि उसके इंटरेस्ट से विपरीत कुछ काम करना, धोखाधड़ी करना। ठीक है, ये हो गया। या फिर सफिशिएंट ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन है, कैसे, कंसेंट, रिफ्यूजल, या फिर निग्लेक्ट टू अटेंड द बिजनेस, या फिर टेकिंग अवे द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब ऐसे फालतू काम कर दिया आपने, पता है, आपने बिजनेस करने से ही मना कर दिया, या फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट से लेके चले गए, मैं तो नहीं दूंगा। अब ऐसे काम करोगे तो कोर्ट बोलेगा भाई बंद ही करो, तुम ऐसे लोग पार्टनरशिप करो ही मत। ठीक है, ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट कैसा है, आपने विलफुल या फिर परसिस्टेंट ब्रीच किया है। परसिस्टेंट मतलब बार बार, मतलब मान लो एक ने चोरी करी, हमने बोला मत किया कर, उसने सुन लिया, अगली बार की नहीं चलता है, लेकिन ये तो इतना बेशरम है कि रोज ही चोरी कर रहा है, मतलब ये परसिस्टेंट ब्रीच कर रहा है। परसिस्टेंट का मतलब है निरंतर। जब ये लगातार परसिस्टेंट ब्रीच कर रहा है, मतलब फर्म जो है, कोर्ट ने मना कर दिया ये काम मत करो, मतलब मान लो कोर्ट ने बोल दिया इलीगल बिजनेस मत करो, एक बार हम वार्निंग देके छोड़ रहे हैं, लेकिन ये तो रोज ही ये काम कर रहे हैं, ये मान ही नहीं रहे, तो भाई अगर परसिस्टेंट ब्रीच करोगे ना, अगर विलफुल आप ऐसी कोई काम करोगे, तो हम क्या करेंगे, ये प्रैक्टिकेबल ही नहीं होगा कि आप पार्टनरशिप कंटिन्यू करो।
बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर अगर आपने इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है ना, अगर आपने ऐसा ट्रांसफर थर्ड पार्टी को इंटरेस्ट ट्रांसफर किया जो लेजिटिमेट ही नहीं था, ठीक है, तो हो जाएगा। या फिर हैवी लॉसेस हो रहे हैं भाई, इतना लॉस सफर कर रहे हो कि आपकी बैलेंस शीट में हमेशा माइनस में ही आती है, तो अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि भाई इसको डिसॉल्व कर देना चाहिए तो डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर जस्ट एन इक्विटेबल लगता है, मतलब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है कि भैया ये सबस्ट्रेटम, मतलब इसकी बुनियाद ही क्या हुई है, हिली हुई है। मतलब डिसअपीयरेंस ऑफ सबस्ट्रेटम का क्या मतलब है कि जो मेन फाउंडेशन था, अब कैसे हो सकता है, देखो मान लो कि फर्म कोई ऐसा बिजनेस कर रही है जो पूरी इंडस्ट्री ऐसी ठप हो गई है कि कोई भी उस बिजनेस को नहीं कर सकता, मतलब उसकी बुनियाद सबस्ट्रेटम ही क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया है, ठीक है। और पार्टनर जो है वो टर्म्स ही ढंग से बता नहीं पा रहे हैं, तो ये सारे अगर काम हो गए तो क्या होगा, कोर्ट ही क्या कर देगा, डिसॉल्व। और इसको हम याद करेंगे IIM को नफरत करने से, मतलब हेट IIM, ठीक है। हेट IIM मतलब कैसा, आई से क्या आया, इंसेनिटी, आई से आया इनकैपेसिटी, और एम से आया मिसकंडक्ट। एक बार और, आई से इंसेनिटी, आई से इनकैपेसिटी, और एम से मिसकंडक्ट। और हेट मतलब एच से हेवी लॉस, ठीक है, हेवी लॉस। और ए से आपका ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, टी से ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, और ई से जस्ट एन इक्विटेबल, तो ई जस्ट एन इक्विटेबल का ई। एक बार और बोलेंगे मेरे साथ, आई से क्या था, इंसेनिटी, आई से इनकैपेसिटी, एम से मिसकंडक्ट, फिर एच से हैवी लॉस, ठीक है, ए से ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, टी से ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, और जस्ट एन इक्विटेबल का ई। याद हो जाएगा हेट IIM से। चलो बहुत बढ़िया। अब अगर आगे बढ़ते हैं अपन, डिसोल्यूशन बाय अदर मोड, ये तो मैंने बोल दिया भाई, कोर्ट ने मना कर दिया। अब अदर मोड से भी डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है, देखो भाई, सबसे पहले म्यूचुअल एग्रीमेंट, खुद से ही हमने सलाह लेके क्या किया, रिश्ता खत्म कर दिया। या फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन हो गया, कुछ ऐसा काम हो गया कंपलसरीली आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी भाई। या तो कुछ इवेंट्स ऐसे घटनाएं घट गई, या फिर नोटिस दे दिया पार्टनरशिप एट विल में, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। पार्टनरशिप एट विल नोटिस देके क्या होता है, डिसॉल्व हो जाती है। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या बोला भाई, सारे पार्टनर मिल बांट के क्या डिसाइड करेंगे कि भाई एक काम करते हैं, खत्म करते हैं। तो सारे पार्टनर ने, सारी पार्टनर की कंसेंट लेके हमने क्या किया, एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड एग्रीमेंट से खत्म कर दिया। तो कीवर्ड क्या क्या निकले, ऑल पार्टनर की कंसेंट, एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन में क्या बोलेंगे, सारे पार्टनर, ठीक है, ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन इंसॉल्वेंट हो जाता है ना। सम इवेंट्स हैपन्स विच मेक इट अनलॉफुल, मान लो एग्जांपल के तौर पे कि हम कोई ऐसी चीज बेच रहे थे, बाद में अनलॉफुल हो गई, है ना। मतलब सरकार ने मना कर दिया कि इस चीज की आप तस्करी नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली डिसोल्यूशन का पॉइंट, ठीक है। अब सर्टेन इवेंट्स कैसे हो गए भाई, आपकी एक्सपायरी खत्म हो गई ना, मतलब आपकी फिक्स टर्म ही एक्सपायर हो गई, या फिर वेंचर ही क्या हो गया, समाप्त हो गया, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, या फिर आपके पार्टनर क्या हो गए, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट। तो ये सब काम में आपका कुछ इवेंट घट गए तो हो जाएगा। और यहाँ पर नोटिस एट पार्टनरशिप एट विल, तो पता है कि एट विल में क्या होगा, जिसकी इच्छा होगी नोटिस देके चलता बनेगा और पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देगा, ठीक है। और स्पेसिफाइड डेट पे ऐसा बोल दिया कि भाई स्पेसिफाइड डेट पे डिसॉल्व हो जाएगी तो डिसॉल्व कर देना, या फिर अगर कोई डेट नहीं है तो कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस से ही क्या करना, डिसॉल्व कर लेना। मतलब सिंपल लग रहा है क्या, कुछ है क्या इसमें, क्योंकि अपन पहले से पढ़ चुके हैं। देखो म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या था, सारे पार्टनर मिल बांट के बैठेंगे, ऑल पार्टनर्स की कंसेंट से, एक्सप्रेस या फिर इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट से खत्म। फिर कंपलसरी डिसोल्यूशन में क्या है, सारे के सारे पार्टनर या फिर कोई एक इंसॉल्वेंट हो गया, या फिर आपका जो काम है वही क्या हो गया, अनलॉफुल हो गया, फिक्स टर्म खत्म हो गई, वेंचर खत्म हो गया, डेथ हो गई, एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट हो गया, बहुत बढ़िया। एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया, डेट बताई, इस डेट से डिसॉल्व कर देना, नहीं बताई तो ऑर्डर, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्डर से डिसॉल्व कर देना, खत्म। आ गया समझ में, याद हो रही है चीजें, फास्ट तो नहीं जा रहा मैं, ठीक है ना। तो इसका अपने निमोनिक क्या बनाया था कि वर्ल्ड कप का फाइनल देखना है लेकिन मैकडी में बैठ के देखना है, तो WC से क्या हुआ, एट विल से W और C से सर्टेन इवेंट्स, तो एट विल W और C से सर्टेन इवेंट्स, और मैकडी मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट का MA और कंपलसरी डिसोल्यूशन का CD। तो वर्ल्ड कप का मैच देखना है लेकिन कैसे देखना है, मैकडी में बैठ के देखना है, W विल C सर्टेन इवेंट्स, फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट MA और CD से कंपलसरी डिसोल्यूशन, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, राइट्स एंड लाइबिलिटीज अपॉन डिसोल्यूशन में सबसे पहले राइट्स पढ़ते हैं अपन, ठीक है। अब ये क्या लिखा हुआ है, अभी तक पहले अपन ने रिकॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स वगैरह पढ़े थे, अब अपन डिसोल्यूशन के राइट्स पढ़े। या चैट में रिप्लाई करो हाय, कोई कर ही नहीं रहा है आज, क्या हो रहा है सबको, ठीक है। देखो अब सबसे पहले यहां देखो, सबसे पहले कंटिन्यूइंग अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, मतलब के देखो क्या होता है,
जब हमारी फर्म वाइंड अप होती है ना, जब भी कुछ ट्रांजैक्शन जो क्या है अनफिनिश्ड रह जाते हैं, है ना, जैसे मान लो हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, ठीक है, तो यहाँ वाइंडिंग अप के टाइम पे हमको ट्रांजैक्शन को कंप्लीट तो करना पड़ेगा ना, जो हमने पहले काम खत्म किया, शुरू किया था, उसे खत्म तो करना पड़ेगा ना। वो बोलते हैं ना, शुरू उन्होंने किया खत्म मैं करूंगा, तो यही है भाई कि शुरू हमने किया है कोई काम, तो भाई खत्म भी करो ना। तो यही बात है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, और अनफिनिश्ड अगर जो रह गए, ठीक है। उसके बाद फर्म इज नॉट बाउंड बाय द एक्ट ऑफ द पार्टनर, जो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो ये तो अपन मान लेंगे कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो कोई भी काम करे हमको बाइंड नहीं कर सकता, तो ये यहां पॉइंट भी आ रहा है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। फिर दूसरा, अगर मान लो मेरे को प्रीमियम दिया हुआ है, मतलब मैंने क्या बोला, देखो भाई मैं अपना काम धंधा छोड़ के तुम्हारी पार्टनरशिप में आ रहा हूं, 5 साल से पहले अगर बंद कर दी तो फिर मेरे को आपको प्रीमियम देना पड़ेगा कॉम्पनसेशन के तौर पे। तो देखो, अगर हमने कोई प्रीमियम पे किया, क्योंकि हमने क्या किया, फिक्स टर्म के लिए पार्टनरशिप बनाई थी लेकिन बिफोर दी एक्सपायरी उसको डिसॉल्व कर दिया, है ना, तो हमको रीपेमेंट देना पड़ेगा उसका। ही शैल बी एंटाइटल्ड फॉर रीपेमेंट ऑफ द प्रीमियम। मतलब ये थोड़ा सा मैंने गलत बोल दिया, प्रीमियम हमने लिया है, प्रीमियम हमने लिया है, लेकिन हमने क्या बोला था कि ये प्रीमियम तेरे से ले रहे और 5 साल तक बिजनेस चलाएंगे, लेकिन 5 साल से पहले अगर बिजनेस को पार्टनरशिप खत्म कर दिया तो रीपेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है, रीपेमेंट की बात चल रही है। किस लिए लिखा है, रिटर्न ऑफ प्रीमियम। फिर राइट ऑफ इंडेमनिटी व्हेन पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड। इसका क्या मतलब है यार, मान लो कि राइट ऑफ रिटेंशन ऑफ अ सरप्लस ऑफ द असेट, मतलब ये क्या हो गया कि मान लो कि फ्रॉड की वजह से डिसॉल्व हुई थी, मतलब मान लो पार्टनर ने फ्रॉड किया था या सारे पार्टनर ने मिलकर फ्रॉड किया था, ठीक है, तो हमारा राइट बन जाता है कि हम रिटेन कर लें सरप्लस ऑफ द एसेट, या फिर हमको इंडेमनिफिकेशन मिले जो गिल्टी है फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के, मतलब जिसकी गलती थी वो हमको क्या करे, इंडेमनिफाई करे। इसका ये मतलब है, मतलब हम रिटेन कर सकते हैं सरप्लस ऑफ द एसेट, मतलब जो भी तुमने फ्रॉड से पैसा कमाया वो हमको वापस करो, हम तुमको नहीं देंगे, और जिसकी भी गलती थी, जो भी गिल्टी था, वो क्या करेगा, हमको पैसा वापस देगा। ठीक है, ठीक है, ये राइट्स है। राइट्स मतलब डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या क्या राइट आ सकते हैं। तो पहला राइट हमने क्या पढ़ा, पहला राइट पढ़ा कि हमारी अथॉरिटी क्या क्या है, कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है ना, और हम बाउंड नहीं होंगे इंसॉल्वेंट के कोई भी काम से। फिर अगर मान लो हमने प्रीमियम दिया था तो उस प्रीमियम का पैसा हमको वापस करो, ठीक है, या फिर हम किसी और ने फ्रॉड किया था, हमको अगर नुकसान हुआ तो उसका इंडेमनिफिकेशन दो। फिर राइट टू रिस्ट्रेन फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म्स नेम। इसका क्या मतलब है भाई, अगर मान लो डिसोल्यूशन के बाद पार्टनर जो है वो रिस्ट्रेन कर सकते हैं अदर पार्टनर को कि भाई सिमिलर बिजनेस मत करना, फर्म की प्रॉपर्टी यूज मत करना अपने ओन बेनिफिट के लिए, है ना। हमने उसको पहले ही बोल दिया कि भाई डिसोल्यूशन भी हो गया ना, तो भी आप क्या करोगे, सिमिलर बिजनेस नहीं करोगे और फर्म की प्रॉपर्टी यूज नहीं करोगे, एक्सप्रेस अग्रीमेंट से हमने बोल दिया। हाउएवर वेयर एनी पार्टनर हैज बॉट द फर्म्स गुडविल ही कैन यूज द फर्म नेम। अब भाई गुडविल खरीदी क्यों जाती है, उस नाम के लिए तो पैसा दिया जाता है, तो उसके फर्म के नाम से अगर गुडविल कोई खरीद रहा है तो काम कर सकता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है, इसको रटवाने की जरूरत है, क्लियर हो रहा है। गुडविल खरीदी है तो ऑब्वियस सी बात है आप फर्म का नाम यूज करोगे, लेकिन एक्सप्रेस अग्रीमेंट में लिख दिया तो आप क्या करोगे, यूज नहीं कर सकते नाम। ठीक है, उसके बाद राइट टू कैरी ऑन बिजनेस व्हेन गुडविल इज सोल्ड। भाई अगर गुडविल सेल कर दी है तो भाई आप कैरी कर सकते हो ना कंपीटिंग बिजनेस, तो यही लिखा है व्हेन द फर्म्स गुडविल इज सोल्ड अपॉन डिसोल्यूशन पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है। हाउएवर इन व्यू ऑफ एन अग्रीमेंट विद द बायर ऑफ द गुडविल, पार्टनर क्या नहीं कर सकते, फर्म का नाम यूज नहीं कर सकते, खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते कि हम फर्म के बिजनेस में अभी भी हैं, और साथ ही साथ फर्म के कस्टमर को सॉलिसिट नहीं कर सकते। तो ये तो पहले ही पढ़ रखा है ना, एक बार गुडविल बेच दी तो कंपीटिंग बिजनेस तो कर सकते हो। मान लो हमने जॉनी हॉट डॉग मान लो हमारा है, तो हमने उसका नाम किसी और को बेच दिया, तो भाई उसके सामने हम हॉटडॉग की दुकान तो खोल ही सकते हैं ना, अनलेस अदरवाइज हमने अग्रीमेंट किया हो तो हम बोल सकते हैं कि चल हम नहीं काम करेंगे, नहीं तो हम, लेकिन हम फिर भी उस नाम से दूसरी दुकान नहीं खोल सकते, उसके फर्म को बुला बुला के अपनी दुकान पे नहीं ले जा सकते, ऐसा काम नहीं कर सकते। ठीक है, और उसके बाद क्या है, स्पेसिफाइड पीरियड या फिर स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, वही गाना गा रहे हैं। हमने क्या बोला था, अग्रीमेंट कर लो और स्पेसिफाइड लोकल लिमिट और उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दो कि 5 साल तक ये बिजनेस मत करना, या इंदौर में मत करना, तेको करना है तो देवास जाके कर, ऐसा कुछ। ठीक है, हो गया। चलो अब लाइबिलिटीज, अब यहां इसका कीवर्ड कुछ बनाया था, हाँ पेरिस। देखो पी से क्या आया, प्रीमियम, पी से प्रीमियम, ए से अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर, ठीक है, फिर आर से आया रिस्ट्रेन, आई से इंडेमनिटी, और हमारा एस से आया गुडविल इज सोल्ड, तो एस का सोल्ड, तो क्या आया, पेरिस। ठीक है, तो हमने इसको याद भी कैसे करेंगे कि हमारा राइट है डिसोल्यूशन के बाद हम पेरिस घूमने
चले जाएंगे, मतलब पार्टनरशिप खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, पेरिस घूमने चलेंगे। तो ऐसे याद रख लो, पी से प्रीमियम, ए से अथॉरिटी, है ना, आर से आपका रिस्ट्रेन, आई से इंडेमनिटी और एस से गुडविल इज सोल्ड। याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज में क्या है, देखो लाइबिलिटीज में क्या क्या है, पास, ठीक है, पढ़ेंगे इसको आगे अपन। देखो सबसे पहले लाइबिलिटी क्या क्या आती है, आफ्टर द डिसोल्यूशन टू एक्ट एज अ पार्टनर, मतलब द पार्टनर कंटिन्यू टू बी लाइबल टू all the third parties for any act done after any of which would have been an act of the firm if done before the dissolution। इसका क्या मतलब है, डिसॉल्व होने के पहले पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, जो कुछ भी थर्ड पार्टी से कमिटमेंट किए थे भाई, उसको फुलफिल तो करना पड़ेगा ना। और अंटिल पब्लिक नोटिस, मतलब डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस जब तक नहीं देते, जब तक तो आप पूरी सब चीज के लिए लायबल हो। वही लिखा हुआ है कि इफ डन बिफोर द डिसोल्यूशन अंटिल दी पब्लिक नोटिस, डिसोल्यूशन के पहले या फिर पब्लिक नोटिस तक जो भी काम किए हैं आप थर्ड पार्टी के टूवर्ड्स क्या हो जाओगे, लायबल हो जाओगे। उसके बाद पब्लिक नोटिस जो है वो कोई भी पार्टनर दे सकता है। एस्टेट ऑफ अ पार्टनर जो मर जाता है, जो जिसकी डेथ हो जाती है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर रिटायर हो जाता है ना, हु इज नॉट नोन टू द पर्सन डीलिंग विद द फर्म, वो लाइबल नहीं होंगे। कितनी बढ़िया बात है, देखो कि मान लो कि वो जानता ही नहीं थी, मतलब थर्ड पार्टी ही नहीं जानता था कि हमारा पार्टनर है, तो भाई भले वो मर जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है, रिटायर हो जाता है, वो लाइबल नहीं रहेगा आफ्टर द डेट ही सीजेस टू बी अ पार्टनर। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वो पार्टनरशिप छोड़ करके गया, लेकिन थर्ड पार्टी तो जानती ही नहीं थी ना कि वो पार्टनर है, तो फिर हम उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। तो कीवर्ड क्या निकले, एडजुडिकेटेड, इंसॉल्वेंट, रिटायर्स, डाइज, नॉट नोन, पर्सन डीलिंग, नॉट लायबल हो क्योंकि पर्सन डीलिंग जो है वो जानता ही नहीं था और वो सीज कर जाता है, पार्टनर मतलब पार्टनर होना ही सीज कर जाता है, ठीक है। तो ये कीवर्ड एक दो बार बोलना, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सरेंडर ऑफ पर्सनल प्रॉफिट, भाई अगर आपने फर्म की नाक के नीचे से कोई भी प्रॉफिट कमाया है तो उसको आपको फर्म को वापस देना पड़ेगा। वही लिखा है कि पर्सनल प्रॉफिट अगर कुछ भी आपने कमाया है तो आपको वो वापस देना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है, देखो भाई, ट्रांजैक्शन जो आपने फर्म के नाम पे की है, ठीक है, आफ्टर द डिसोल्यूशन बट बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वाइंडिंग अप, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन कर लिया जिसका आपने पर्सनल प्रॉफिट कमाया है, या फिर सर्वाइविंग पार्टनर जो है या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर ने मिल करके कोई काम किया या फिर उस पार्टनर के बिहाफ पे कोई काम कर दिया, या फिर शेल्फ, ये सारे जो आप प्रॉफिट कर रहे हो ना, जो भी ट्रांजैक्शन किया या फिर डिसोल्यूशन से वाइंडिंग अप तक जो भी आपने ट्रांजैक्शन करके पैसा कमाया, सारा आपको फर्म को वापस करना पड़ेगा। ये आपकी लायबिलिटी है। हाउएवर अगर आपने गुडविल बॉट करी है तो ऐसे केस में आप फर्म का नाम यूज कर सकते हो। तो बार बार आ रहा है, ठीक है, स्पीड तो सही लग रही ना, तेज तो नहीं जा रहा मैं, ठीक है। अब इसके बाद ड्यूटी नॉट टू कैरी ऑन सिमिलर बिजनेस, भाई वही चीजें हैं कि भाई सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते, लेकिन अग्रीमेंट में लिखा हो तो स्पेसिफाइड पीरियड और लोकल लिमिट को ध्यान में रख के कर लेना, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टुवर्ड्स फर्म पर्सनल डेट, भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म की डेट चुकाने में यूज करोगे, अपने पर्सनली कुछ यूज नहीं करोगे। तो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले फर्म की डेट चुकाओ भाई। कोई भी सरप्लस बचता है सबसे पहले फर्म की डेट चुकाओ, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है ना, तो फिर आपके पार्टनर को मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। मतलब सबसे पहले बाहर का पैसा सब चुका के रखो, उसके बाद कुछ पैसा मिलेगा तो आपस में बांट लेना, ठीक है। फिर सेपरेट प्रॉपर्टी के बारे में क्या लिखा है, फर्स्ट इन दी पेमेंट ऑफ द सेपरेट डेट। अगर मान लो कोई सेपरेट डेट ले रखी है तो पहले सेपरेट डेट का पैसा चुका दो, ठीक है। तो इसको अपन ने याद कैसे किया कि ये सारे ये जो वर्ड है अपन सब देखना चाहते हैं अपनी मार्कशीट में, PASS पास। तो P का क्या मतलब है, P का मतलब है भाई पर्सनल डेट। फिर A का क्या मतलब है, आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है। फिर S सरेंडर ऑफ पर्सनल प्रॉफिट और S से सिमिलर बिजनेस। P से क्या आया, पर्सनल डेट। A से क्या आया, आफ्टर डिसोल्यूशन। S से सरेंडर ऑफ पर्सनल प्रॉफिट और फिर अगला S क्या है, सिमिलर बिजनेस, ठीक है। तो पास से अपन याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद अपन बढ़ते हैं आगे, वो है सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट बिटवीन द पार्टनर। मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, फाइनली रिश्ता तोड़ के जा रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेटलमेंट करेंगे, क्या करेंगे भाई, सबसे पहले गुडविल सेल करेंगे ना। हम क्या कर रहे हैं, गुडविल को बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, गुडविल शैल बी सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर, ठीक है, टू बी इंक्लूडेड इन द असेट्स, इट मे बी सोल्ड सेपरेटली अलोंग विद द असेट। मतलब या तो सेपरेटली सोल्ड कर दो या फिर असेट के साथ सोल्ड कर दो, ठीक है। गुडविल कैसे सोल्ड करते हैं भाई, अपना नाम किसी को बेच देना, आप इस नाम के अंदर में तुम बिजनेस कर लेना, इसलिए सेल ऑफ गुडविल। उसके बाद पेमेंट ऑफ लॉसेस इंक्लूडिंग डेफिशिएंसीज ऑफ द कैपिटल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, प्रॉफिट में से, मतलब मान लो कि आपको
आपकी डिफिशियंसी हो गई कैपिटल की और बाहर वालों का पैसा नहीं दे पा रहे हो, तो पहले प्रॉफिट से लो, अगर प्रॉफिट भी इनसफिशिएंट है तो फिर कैपिटल को पकड़ो और पार्टनर्स की कैपिटल को भी पूरा आप दे दो, और उसके बाद भी नहीं बचे तो पर्सनल एस्टेट को भी आप क्या कर सकते हो, लायबल कर सकते हो, है ना। फिर पार्टनर इंडिविजुअली, ठीक है, किस चीज के लिए लायबल होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब जो भी होगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उनमें बटेगा और उनके हिस्से से जाएगा, ठीक है। उसके बाद असेट में क्या बोल सकते हैं, देखो भाई, डेट्स टू दी थर्ड पार्टी, मतलब एप्रिसिएशन ऑफ द फर्म्स असेट इंक्लूडिंग एनी सम कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर टू मेकअप डिफिशियंसी। देखो क्या होता है, मान लो कि अपन ने आज पार्टनरशिप में एंटर किया, ठीक है, अब 10 साल तक पार्टनरशिप चल रही है, मान लो फर्म की कोई जमीन थी, वो थी 5 लाख रुपए की 10 साल पहले, तो आज तो 5 लाख के 50 लाख हो गए होंगे, तो भाई आपको उसको रीवैल्यू करना पड़ता है ना। फिर रीवैल्यू करके, गुडविल को रीवैल्यू करके, फॉर एग्जांपल उस टाइम पे हमको कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मान लो सब जानते हैं, तो हमारी गुडविल भी बढ़ी है, तो गुडविल भी वैल्यू होगी। आपके मान लो आपने शेयर खरीद रखे थे, वो भी बढ़ चुके हैं, तो फिर उन सबको रीवैल्यू करके फिर असेट को क्या किया जाता है, एट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसीलिए लिखा है कि अगर मान लो एप्रिसिएशन हो गया फर्म के असेट पे, तो ऐसे केस में या फिर जो भी हम पार्टनर को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं वो पहले डिफिशियंसी ऑफ द कैपिटल को मेकअप करो, मतलब जो भी डिफिशियंसी आ रही है पहले उसमें एडजस्ट करो। फिर आप कैसे कैसे करोगे, देखो, सबसे पहले थर्ड पार्टी को उसका पैसा दे दो, ठीक है, पेमेंट टू ईच पार्टनर, जो पार्टनर ने एडवांस दिया था, फर्म को उधार दिया था, तो पहले पार्टनर का पैसा लौटाओ, उसके बाद कैपिटल में एडजस्ट करो, फिर रेसिडुअल जो है वो डिवाइड कर दो पीएसआर में। कितना तो सिंपल है, बाहर वालों को पैसा दो, बाहर वालों को पैसा देने के बाद अगर किसी ने एडवांस दिया उसका पैसा दे दो, कैपिटल सेटल कर लो, और जो बचे फिर गरीबों में पीएसआर में बांट दो, खत्म, ठीक है। उसके बाद लॉस क्या है, लॉस सिंपल है, देखो भाई, अगर मान लो कोई लॉस होता है, मान लो पार्टनर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, माइनस में चल रहा है बैलेंस, और वो अनेबल है भाई कि नेसेसरी कैश ला ही नहीं सकता, उसने हाथ खड़े कर दिए मैं नहीं ला सकता, तो ऐसे केस में क्या होगा, बेचारे सॉल्वेंट पार्टनर जो है उनको बियर करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है, उसकी पर्सनल एस्टेट लाइफ मतलब सफिशिएंट ही नहीं है कि वो पैसा दे सके, तो सॉल्वेंट पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, उसका शेयर बियर करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा, उनको इक्वल कैश लाना पड़ेगा, इवन दो द कैश इज बॉट बाय द सॉल्वेंट पार्टनर आर अगेन पेड टू देम ड्यूरिंग द सेटलमेंट प्रोसेस, इंटेंशन इज टू शो पार्टनर बिंग लॉस इज सॉल्वेंट। इसका क्या मतलब है कि मान लो हमने उनसे पैसा लिया, बाद में मान लो कुछ बच गया तो उनको ही वापस देंगे, लेकिन हम फिर भी उनसे पैसा लेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्या है कि हम ये शो करें कि हम इंसॉल्वेंट वाले का जो शेयर है वो सॉल्वेंट बियर करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पार्टनर, ये चैप्टर की शुरुआत किससे करी थी, जॉइंटली एंड सेवरली लायबल, तो जॉइंटली एंड सेवरली लायबल यहां से होता है आपका प्रूफ। तो इस तरीके से याद हो जाएगा, इसको थोड़ा लॉजिकली याद रखना पड़ेगा, और इसको अपन करेंगे कि जैसे ही एक पार्टनर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स करने आया, हमने क्या किया, उसको एक थप्पड़ मारा, मतलब स्लैप कर दिया। एस, एस से मतलब क्या है, सेल ऑफ गुडविल, सेल ऑफ गुडविल, एल से लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी, ए से असेट और पी से पेमेंट, याद हो जाएगा, स्लैप, ठीक है, ये हो गया। फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म पे आते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन तो बहुत सिंपल है, देखो ये है ना, अब यहां से कंसेप्चुअल सब खत्म हो रहा है, अब सीधे अपने को प्रोसीडियल चीजें याद करनी। दो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना। जब हम रजिस्ट्रेशन, पहली बात तो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ना गवर्नमेंट ऐसे लॉलीपॉप देती है, पहले बोल रही मैंडेटरी नहीं है, फिर बोलते हैं अगर नहीं किया तो इतनी सारी चीजें, तो ऑब्वियस सी बात है सबको अग्रीमेंट बनाना ही पड़ता है, या आप किसी पे स्यू नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा आपस में आप स्यू नहीं कर सकते, तो भाई फिर तो क्या है, अगर हमारे खिलाफ धोखाधड़ी होगी तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए उसने ऐसा लिखा है कि नॉट मैंडेटरी, लेकिन कुछ प्रिविलेजेस जरूर हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, जो इनडायरेक्टली आपको मिलेंगे, तो हम इनडायरेक्टली कंपलसरी ही कर रहे हैं कि आपको तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। और ये ओनली एविडेंस है जो एग्जिस्टेंस में, देखो कीवर्ड कितने सही मार्क करे हुए हैं, क्या है, नॉट मैंडेटरी, सर्टेन प्रिविलेज मिलेंगे अगर ये इनडायरेक्टली आपको कंपलसरी बना रहा है रजिस्ट्रेशन, और ओनली एविडेंस है जो एग्जिस्ट करता है, और ये एडवांटेजेस है बोथ फर्म के लिए भी और आउटसाइडर्स के लिए भी, खत्म। तो इसको ना धनिया वाली लाइन बोलता हूं मैं। धनिया मतलब क्या है कि अपन कुछ भी खाते हैं तो सबसे पहले धनिया नहीं डालते, तो ये लाइन लिख करके आनी है। और मान लो डिसोल्यूशन से रिलेटेड या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी चीज आएगी तो ये धनिया वाला जो पैराग्राफ है लिख करके आना है। क्या क्या, नॉट मैंडेटरी, लेकिन सर्टेन प्रिविलेज मिलेंगे, तो इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूं मैं, कंपलसरी कर रहा हूं, ठीक है। ये ओनली एविडेंस है कि एग्जिस्टेंस है पार्टनरशिप का, और एडवांटेजेस है बोथ फर्म के लिए और आउटसाइडर्स के लिए। चैट में बेटा रिप्लाई दे दो, कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है आज, ठीक है। चलो, उसके बाद प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप।
अब ये प्रोसीजर वाला पार्ट है, देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले भाई एनी टाइम, है ना, रजिस्ट्रेशन कभी भी इफेक्टिव हो सकता है एनी टाइम ड्यूरिंग दी कंटिन्यूअंस, जब जागो जब सवेरा, जब लग रहा है कि अग्रीमेंट बनाना है तो पहुंच जाओ रजिस्ट्रार के पास, तो एनी टाइम। उसके बाद एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन में क्या लिखा है कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बता दो, है ना, कहां पे से बिजनेस कर रहे हो, फिर प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म और फीस हमको दे देना, नाम बता दो फर्म का क्या रखोगे, कहां पे सिचुएटेड रहेगी, अदर प्लेस भी अगर कोई है आपके वो बता दो, डेट बता दो कब से पार्टनर ने ज्वाइन किया, नेम बता दो, पूरा नाम बता दो, उनके परमानेंट एड्रेस बता दो, है ना, ड्यूरेशन बता दो, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप में एंटर करोगे। फिर अगर मान लो आपका नाम अनडिजायरेबल है, आपने ऐसा कोई किंग क्वीन ऐसा ऐसा एकदम रॉयल नाम रख लिया, नहीं चलेगा। अगर मान लो रजिस्ट्रार को लगता है, ठीक है, रजिस्ट्रार को अगर लगता है तो फिर आपका नाम परमिट नहीं किया जाएगा, आपको नाम बदलने के लिए बोला जाएगा। फिर साइनिंग एंड वेरिफिकेशन के बारे में, ईच पर्सन साइन करेगा और वेरीफाई करेगा सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को। और रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार का क्या मतलब है, अगर मान लो रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो जाता है तो आपका नाम चढ़ा जाएगा रिकॉर्ड्स में। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, हम रजिस्ट्रार के ऑफिस गए और हमने बोला बेटा मतलब आरसी फास्ट दो, मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमको फास्ट दो, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आर का क्या मतलब है, आर का मतलब है रजिस्ट्रेशन, फिर सी का हमारा मतलब है कंटेंट्स, तो आर से रजिस्ट्रेशन, सी से कंटेंट्स, फिर एफ से फॉर्म एंड फीस, है ना, ए से एप्लीकेशन, फिर एस से साइनिंग एंड वेरिफिकेशन और टी से टाइम। याद हो जाएगा आरसी फास्ट से, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्टरिंग, भाई इतना बोलने के बाद भी आप क्या हो, आप नालायक हो, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो क्या करेंगे भाई, आप सूट फाइल नहीं कर सकते एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, पार्टनर जो है वो सूट फाइल नहीं कर सकते एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है, अदर पार्टनर खिलाफ, ठीक है। इसके अलावा आप फर्म जो है वो थर्ड पार्टी पे भी सूट फाइल नहीं कर सकती और आप सेट ऑफ भी क्लेम नहीं कर सकते। मतलब मान लो एक अनरजिस्टर्ड फर्म है तो पार्टनर जो है वो सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते और अदर प्रोसीडिंग भी इन्फोर्स नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के खिलाफ आपको कोई राइट एक्सरसाइज करनी है, सेट ऑफ क्लेम करना है, वो भी नहीं करा सकते। तो इसको याद अपन कैसे करेंगे, एस क्यूब, ठीक है, 3 एस दिख रहे हैं यहाँ पे, सूट, एक और सूट और फिर सेट ऑफ, ठीक है। तो सूट फाइल नहीं कर सकते, आपस में भी नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी के लिए भी नहीं कर सकते, सेट ऑफ क्लेम भी नहीं कर सकते, ठीक है, हो गया। चलो अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब हमें तो राइट नहीं है लेकिन सामने वाले को राइट होगा, मतलब अगर हम सूट फाइल नहीं कर सकते तो वो तो कर सकता है। देखो थर्ड पार्टी तो स्यू कर सकती है, ठीक है। उसके बाद पार्टनर कब, जब डिसोल्यूशन होगा तो सूट फाइल कर सकता है, मतलब भले ही नॉन रजिस्टर्ड फर्म है लेकिन अगर मान लो डिसोल्यूशन है तो फिर पार्टनर क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। सेटल करवाने हो उसको अकाउंट्स, प्रॉपर्टी रियलाइज करवानी हो, या फिर ऑफिशियल असाइन ही आ गया, मतलब कोर्ट ने बोला कि जाओ ऑफिशियल रिसीवर को भेज दिया, जाओ इस पार्टनरशिप क्या करो बंद करके आ जाओ, तो फिर ऑफिशियल रिसीवर सूट फाइल कर सकता है प्रॉपर्टी रियलाइज करने के लिए इंसॉल्वेंट पार्टनर की, और एक्शन भी ले सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर। सेट ऑफ वगैरह क्लेम कर सकते हो, 100 रुपए से ज्यादा का नहीं कर सकते। और फिर लास्ट में क्या है, अदरवाइज जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो आप वैसा कर सकते हो, मतलब राइट ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म टू ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग अदरवाइज देन बाय आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर मान लो ट्रेडमार्क वगैरह का वायोलेशन होता है तो फिर अनरजिस्टर्ड फर्म भी सूट फाइल कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, को स्टार लगाना। क्या लिखा है कि राइट ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म टू ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी टू इन्फोर्स अ राइट अराइजिंग अदरवाइज देन आउट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर मान लो सामने वाले ने हमारा ट्रेडमार्क ही वायोलेट कर दिया तो हम चुप थोड़ी बैठेंगे, क्योंकि ट्रेडमार्क तो हमने रजिस्टर कराया होगा, उसके लिए हम सूट फाइल कर सकते हैं। तो इसका निमोनिक क्या है, स्पोर्ट्स, है ना, कि मतलब एक्सेप्शन क्या है, तो एक्सेप्शन को हम स्पोर्ट से याद रखेंगे। एस से क्या है, सूट, ठीक है, एक सूट है, चलो एक है सेट ऑफ, तो एक एस आ गया हमारे सेट ऑफ। फिर एक आ गया राइट ऑफ पार्टनर टू स्यू, तो पी से पार्टनर आ गया। फिर ओ से ऑफिशियल असाइनी और आर से रिसीवर, तो ऑफिशियल असाइनी बोलो या रिसीवर बोलो एक ही बात होती है, तो ओ आर। फिर टी से हमारा आया थर्ड पार्टी और आखिरी एस आ गया हमारा सूट्स। तो हम स्पोर्ट्स से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है, सही है निमोनिक। चलो इसके बाद हमारा कितना बचा है, चेंजेस बचे हैं, चलो इसके बाद खत्म हो गया ना। चलो इसके बाद चेंजेस मतलब क्या,
इन पर्टिकुलर ऑफ द फर्म टू बी इंटीमेटेड टू द रजिस्ट्रार। मतलब अगर हम कोई चेंज कर रहे हैं तो सबसे पहले किसको बताओ, रजिस्ट्रार को जाके बताओ। क्या करोगे भाई, फर्म का नाम चेंज कर रहे हो, है ना, माइनर ने यार 18 साल का होने के बाद ये चॉइस ली है कि वो पार्टनर बनना चाहता है या नहीं बनना चाहता, आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना चाह रहे हो, या फिर नेम और एड्रेस चेंज करना चाह रहे हो, या फिर आप ब्रांचेस को क्लोज या ओपन कर रहे हो, तो रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा ना। नाम चेंज कर रहे हो, चलो तो क्या बोला मैंने कि फर्म का नाम जो है अगर वो चेंज कर रहे हो, माइनर ने चूज कर लिया है मेजॉरिटी के बाद कि आप पार्टनर बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते हो, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर रहे हो, नेम एंड एड्रेस चेंज कर रहे हो, और ओपनिंग या क्लोजिंग ऑफ ब्रांचेस कर रहे हो, ठीक है। फिर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी क्या है, सिंपल है भाई, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में और फीस दे देना इनको, ठीक है, एप्लीकेशन फाइल कर देना, ठीक है, ऑल्टरेशन का एक स्टेटमेंट फाइल कर देना, और फिर रजिस्ट्रार अमेंड कर देगा, उसको फीस वगैरह मिल जाएगी, तो खत्म कहानी। फिर पेनल्टी क्या है भाई, अगर आपने कोई भी ऐसा फाइल स्टेटमेंट दिया या फिर कोई भी पर्सन ने साइन और सबमिट किया जो फाइल्स है, इनकम्प्लीट है, तो आपको भाई जेल हो सकती है एक्सीडिंग, मतलब कम से कम 3 महीने तक की हो ही सकती है, और फाइन और बोथ, मतलब 3 महीने की जेल हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, दोनों भी हो सकता है। अब पब्लिक नोटिस में आते हैं, ये और भी सिंपल है। पब्लिक नोटिस मतलब क्या, कब से पढ़े आ रहे हैं पब्लिक नोटिस, रिटायरमेंट के टाइम पे लगेगा, एक्सपल्शन के टाइम पे लगेगा, डिसोल्यूशन के टाइम पे लगेगा, माइनर एक्सरसाइज कर रहा है राइट उस पे लगेगा, बिकमिंग और सीजिंग ऑफ पार्टनर पे लगेगा, सब पे लगेगा पब्लिक नोटिस। और पब्लिक नोटिस जो है इस मैनर में देंगे, सो सबसे पहले नोटिस की कॉपी दो, है ना, रजिस्ट्रार को सेंड कर दो, है ना। फिर नोटिस इज टू बी पब्लिश इन दी ऑफिशियल गजट इन वर, सबसे पहले तो ऑफिशियल गजट में जाएगा, और वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर का मतलब समझते हो, जैसे मान लो कि लोकल न्यूज़पेपर है ना, उनकी जो भी लैंग्वेज है उसमें जाएगा, ठीक है। जहां पर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे हमारा प्रिंसिपल और प्लेस ऑफ बिजनेस रत्नागिरी में है तो मराठी में भेजेंगे, ये मतलब है, ठीक है। और फिर अनरजिस्टर्ड फर्म अगर है तो नोटिस जो है वो पब्लिश होगा ऑफिशियल गजट में, वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर में, और इसका जो नोटिस है वो तो आप रजिस्ट्रार को भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रार का काम ही नहीं है, फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है। और लास्ट में हम क्या बोल रहे हैं, वेयर नो पब्लिक नोटिस इज गिवन इन द अबव मैनर, पार्टनर अगर कंटिन्यू करते हैं तो ऐसे केस, मतलब अगर कोई पब्लिक नोटिस नहीं देता तो थर्ड पार्टी के लिए हम लाइबल हो जाएंगे, एज इफ ही इज नॉट रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म। मतलब अगर मान लो हमने पब्लिक नोटिस नहीं दिया रिटायर होने के बाद भी, तो थर्ड पार्टी के लिए तो हम लाइबल हो जाएंगे। क्या पूरा का पूरा चैप्टर याद हुआ, ठीक है, खत्म। तो अब अपन चलो यहाँ पे इसको पार्टनरशिप एक्ट को एंड करते हैं, अभी एलएलपी शुरू करेंगे, ठीक है।